इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई ने क्या सही फरमाया है दोस्तों कि अल्लाह नजर कोई ठिकाना नहीं आता। वाकई इस समय देश और दुनिया का हाल ऐसा हो गया है। देश में मोदी हैं और दुनिया की सियासत में उथल पुथल मचाने अब ट्रंप आ गए हैं। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जिस लेवल की बातचीत हुई, उसके बाद तो वाकई अब कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है कि आखिर अब आगे क्या होगा। ज़ेलेंस्की ट्रंप के सामने अपने तेवर दिखाकर आ गए और वहीं ट्रंप ने भी बता दिया कि उन्हें शांति पर बात करनी हो तो वो अपना मन बनाकर आ जाएं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच अब आगे किस तरह के रिश्ते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन इस मसले पर जिस तरह दुनिया में दो फाड़ दिख रही है, उसमें अब मोदी क्या करेंगे, देश के लिए यह ज्यादा बड़ा सवाल हो गया है दोस्तों, क्योंकि मोदी ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर अपनी दोस्ती दिखा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तो वे अपना प्रिय मित्र बताते ही हैं और इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मोदी अपनी अच्छी दोस्ती बताते हैं। रूस में मई में विक्ट्री डे की परेड में मोदी को आमंत्रित करने की खबरें हाल ही में आई थीं। हालांकि इनकी पुष्टि होना अभी बाकी है। तो इस तीन तरफा दोस्ती को मोदी किस तरह संभालते हैं, क्या वो इस त्रिकोण में कोई चौथा कोण बनाकर विश्व शांति के लिए काम कर पाएंगे, ऐसे सवाल अभी से खड़े हो गए हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी के लिए विदेश नीति की परीक्षा अचानक आ गई है, जिसमें मोदी अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे तो उनका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। वहीं मोदी के लिए घरेलू मैदान में भी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। शेयर बाजार में जो मार काट मची हुई है, वो इसी तरह जारी रही तो देश में तबाही आ जाएगी। वैसे भी विदेशी निवेशक देश से भाग रहे हैं, उत्पादन में कमी आ रही है, महंगाई को रोकने का कोई फॉर्मूला सरकार के पास नहीं है और अब शेयर मार्केट के गिरने से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। फिर भी मोदी चुप हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां बोलना जरूरी होता है वहां मोदी बोलते नहीं हैं और जहां उनके चुप रहने से काम चल जाता है या चल सकता है, वहां वो अपने मन की बात जरूर सुना जाते हैं। जैसे महाकुंभ के समापन पर मोदी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और बताया कि ये आयोजन कितना अद्भुत रहा। लेकिन जितनी बार महाकुंभ की बदइंतजामी पर सवाल उठे या महाकुंभ न जाने वालों पर देश विरोधी और धर्म विरोधी होने के इल्जाम लगे, सवाल उठाने वालों की तुलना सुअरों और गिद्धों से की गई, तब मोदी ने चुप रहने का विकल्प चुना। यानी मोदी अपनी मनमानी से न केवल अपनी सरकार चला रहे हैं बल्कि देश को भी इसी तरह हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत है कि इस बार का विपक्ष पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूती से नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे इसी बात की कि कैसे घर और बाहर के मसलों में उलझ गए हैं नरेंद्र मोदी और समझेंगे कि क्या इन उलझनों को मोदी ठिकाने लगा पाएंगे या फिर वाकई कोई ठिकाना ही नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं उस वैश्विक मसले से जिसमें मोदी के रुख से तय होगा कि देश का भविष्य आखिर क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया के सामने बहस ने पूरी दुनिया में एक नया मंथन खड़ा कर दिया है। रूस के साथ युद्ध विराम के मुद्दे पर जिस तरह ज़ेलेंस्की ने अपनी जिद दिखाई और वो भविष्य में शांति की बात करने की जगह पुरानी बातों की याद दिलाकर पुतिन को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखे, उसमें उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप भी उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को साफ कह दिया कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। जिस लहजे में ये सारी बातचीत हुई उसमें जाहिर है कि वार्ता को विफल ही रहना था और उसके बाद यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की खातिरदारी किए बगैर जिस तरह व्हाइट हाउस ने उन्हें जाने दिया, इस पर भी काफी चर्चा हो रही है। अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि ज़ेलेंस्की अपने बर्ताव पर माफी मांगेंगे और ट्रंप के नजरिए को समझेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बैठक के बाद जितने बयान दिए लगभग सभी में उन्होंने खुद को ही सही बताया। उन्होंने माफी नहीं मांगी बल्कि उम्मीद जताई कि ट्रंप यूक्रेन के साथ अपनी दोस्ती का ख्याल रखकर आगे मदद करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका के इस मामले ने विश्व राजनीति में कूटनीतिक शिष्टाचार पर सवाल तो खड़े किए ही हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इसके बाद यूक्रेन का क्या होगा।
क्योंकि जिस रूस के साथ पिछले 3 वर्षों से ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं उसे अब ट्रंप का साथ मिलता दिख रहा है। ट्रंप निष्पक्ष रहकर शांति कायम करवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनके इस रुख की रूस में काफी सराहना हो रही है। जाहिर है कि रूस और अमेरिका के संबंध अब शीत युद्ध और उसके बाद वाले दौर के नहीं रहे। अब रूस और अमेरिका एक ही पाले में खड़े दिख रहे हैं और इधर चीन से सारी तनातनी के बावजूद जिस तरह ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में खुद शी जिनपिंग को दावत दी थी, वो भी ये दिखा रहा है कि ट्रंप अमेरिका और अपने फायदे को देखते हुए नए वैश्विक समीकरण बनाएंगे। अब सवाल ये है कि इस समीकरण में भारत कहां खड़ा रहेगा या उसे कहां खड़ा रहना चाहिए। भारत ने आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, क्योंकि नेहरू जी दूरदृष्टा थे। उन्होंने भांप लिया था कि दुनिया में बड़े शक्तिशाली देशों के हितों में जब टकराव होता है तो उसमें नुकसान छोटे और विकासशील देशों का होता है। इन देशों को अपनी तरक्की के लिए तरह तरह की मदद की जरूरत होती है। ऐसे में किसी एक पाले में बैठना भविष्य में नुकसान दे सकता है। नेहरू जी की पहल पर तीसरी दुनिया के कई देशों ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाते हुए अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान बरकरार रखा। आज फिर उसी गुटनिरपेक्ष नीति की जरूरत भारत को खासी महसूस हो रही है। सवाल यह है कि बात बात पर नेहरू को कोसने वाले मोदी क्या गुटनिरपेक्षता की अहमियत इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में समझेंगे? ट्रंप और ज़ेलेंस्की की शुक्रवार को हुई बहस के बाद कनाडा और ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश खुलकर ज़ेलेंस्की के पक्ष में आ गए हैं और वो रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए कोस रहे हैं और साथ ही पुतिन को युद्ध अपराधी भी बता रहे हैं। यानी अब दुनिया में फिर 2 गुट बनने की नई शुरुआत हो गई है। इन हालात में मोदी क्या संभल कर आगे बढ़ पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि आज अमेरिका और रूस एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं चीन से रूस की दोस्ती पहले से है और अब अमेरिका में ट्रंप भी व्यापारिक नफे नुकसान को देखते हुए चीन से संबंध बढ़ा रहे हैं। भारत की रूस से तो पुरानी दोस्ती है, लेकिन चीन हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करता रहा है, भारत की सीमाओं से लग रहे अपने गांव बसा रहा है और उधर पाकिस्तान में भी चीन की पैठ बढ़ चुकी है, जिसका सीधा असर भारत पर होगा। वहीं अमेरिका में ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमारे नागरिकों को अपराधियों की तरह वापस भेजा, भारत की धरती पर 3-3 बार अपने सैन्य विमान उतार दिए और इसके साथ ही ये एहसान भी ट्रंप ने जता दिया कि अमेरिका ने भारत को $21 मिलियन दिए हैं और अब वो ये मदद रोकेगा, क्योंकि भारत में पैसे की कमी नहीं है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। ट्रंप ने भारत को लेकर इतना कुछ कह दिया और मोदी चुप रहे। वहीं चीन के सामने भी मोदी अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा पाते हैं। केवल पाकिस्तान के लिए देश में जहर उगलने वाली बातें होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को भला बुरा कहने से हम दुनिया में अपनी मजबूती दिखा सकते हैं, या वैश्विक ताकतों के सामने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाने से हमारी ताकत का एहसास दुनिया को होगा? अफसोस की बात यह है कि मोदी विश्व राजनीति की नजाकत और संवेदनशीलता को समझे बिना निजी दोस्ती के आधार पर देश की विदेश नीति चला रहे हैं। तो मोदी निजी तौर पर ट्रंप को अपना दोस्त कहें या शी जिनपिंग के साथ झूला झूलें, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क तो तब पड़ता है जब ये शक्तिशाली देश आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहें और आप तब भी चुप रहें। मोदी का वक्त पर कुछ न कहना ही देश को नुकसान दे रहा है और हमारे शेयर बाजार के लगातार गिरने की ये एक बड़ी वजह भी है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की जो धमकियां हैं, उन धमकियों के बाद बाजार में गिरावट आई। लेकिन ये धमकियां तो महीने भर पहले आई हैं, जबकि बाजार पिछले 5 महीनों से गिर रहा है। मोदी अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिससे लोगों का भरोसा अब और डगमगाने लगा है। Shopify's point of sale में शुक्रवार को खून खराबा मच गया। सेंसेक्स में 1400 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई। इससे करीब 9 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। पिछले 5 महीनों से शेयर बाजार लगातार घाटे में जा रहा है और अब तक निवेशकों के 94 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में बाजार के शिखर पर पहुंचने के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने करीब $25 अरब की निकासी की है। आपको बता दें कि विदेशी संस्थागत निवेशक वो हैं जो दूसरे देशों के शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए पैसा लगाते हैं। अब ये निवेशक हमारे बाजार से पैसे वापस ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब इन्हें भारत के बाजार में मुनाफा नहीं दिख रहा है। इसका सीधा मतलब ये भी है कि मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद उद्योग व्यापार के क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भारत पर लोगों का भरोसा और बढ़े और निवेश आए। जबकि लोकसभा चुनावों के वक्त मोदी ने दावा किया था कि 4 जून के नतीजे आने के बाद शेयर मार्केट बढ़ेगा। ऐसा ही दावा अमित शाह
ने भी किया था। हालांकि ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री लोगों को शेयर बाजार में कब पैसा लगाएं या न लगाएं इस पर सलाह दे। दरअसल मोदी ने यह काम भी कर दिखाया, लेकिन उनके कारण अब लोगों को नुकसान हो गया है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने तो एक ट्वीट में सीधे युवाओं को ही संबोधित करते हुए कहा कि शेयर बाजार की महागिरावट युवा पीढ़ी के शेयर मार्केट में लगाए अरबों रुपए को निगल गई है। इस महागिरावट का असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। युवा पीढ़ी का ये नुकसान ईएमआई पर लिए गए घरों और सामानों पर भी पड़ेगा और भुगतान न कर पाने की अवस्था में लोन देने वाले बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी इस गिरावट की चपेट में आ जाएंगी। सरकार तुरंत कुंभकर्णी नींद से जागे और 6 महीने से गिर रहे बाजार को बचाने के उपाय ढूंढे, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार को बाजार चला रहा है और सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी ने शेयर बाजार घोटाले का इल्जाम नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया था। राहुल गांधी ने तब भी लोगों को सावधान किया था और जिस तरह नोटबंदी, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन और जीएसटी को लेकर राहुल का आकलन सही साबित हुआ, वही बात इस बार भी नजर आई। पिछले 5 महीनों में आम निवेशकों के 94 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मतलब आम लोगों की जेब से पैसा निकला और किन्हीं बड़े लोगों की तिजोरी में चला गया। 5 महीनों से एक भयानक खेल देश में हो रहा है और मोदी अब भी यही दावा कर रहे हैं कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। वैश्विक राजनीति से लेकर घरेलू बाजार तक मोदी के दावों की पोल खुल रही है और जनता सब देख रही है। खैर, शायर अंदलीब शादानी ने ठीक ही फरमाया है कि हंसती आंखें हंसता चेहरा एक मजबूर बहाना है। हंसती आंखें हंसता चेहरा एक मजबूर बहाना है। चांद में सचमुच नूर कहां है, चांद तो एक वीराना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर